खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ऑडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सुबह 11 बजे करेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद शिवराज सिंह चौहान जिला मीडिया प्रभारी से करेंगे संवाद। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। एमपी में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जिला मीडिया प्रभारी से संवाद करेंगे। ऑडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। एमपी में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक भी लेंगे शिवराज सिंह चौहान। अब ये कहा जा रहा है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। और शरद व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से खबर मिल रही है 11 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ऑडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, शिवराज सिंह चौहान आज 4 महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और इन महत्वपूर्ण बैठकों में बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी के तमाम मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी, जो जिले के मीडिया प्रभारी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन सभी के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने शुरू में निर्देशित किया था सभी कार्यकर्ताओं को कि सभी अपने अपने क्षेत्र में हर चीज़ का ध्यान रखें, जो भी कोरोना संबंधित समय पर परेशानी लोगों को आ रही है उनकी मदद करें। तो इस संबंध में उनसे चर्चा की जा सकती है और आगामी रणनीति और आगामी चीज़ों को लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा सकते हैं। 11 बजे समय तय किया गया है इसके लिए। इसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास वो न्याय समिति के साथ, 1 से 2 बजे के आसपास न्याय समिति के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। संभवतः चर्चा भी कोरोना से संबंधित ही हो सकती है। इसके बाद तकरीबन 4 बजे वो एक समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना को लेकर, और कोरोना की समीक्षा बैठक में वो अभी तक का जो भी हालात है मध्य प्रदेश के और क्या क्या अभी तक अधिकारियों के द्वारा किया गया है जिलों में, उसकी समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद अंतिम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तमाम जिले के कलेक्टर्स के साथ और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ, जो प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं जिलों के, उनके साथ, और आगे के दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ आगामी रणनीति भी तैयार करेंगे किस तरह से, और जो भी रेड जोन में जितने भी जिले आ रहे हैं उनकी भी अलग से समीक्षा और उनसे भी चर्चा की जाएगी। तो आज 4 महत्वपूर्ण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो कार्य प्रणाली है आज की दिन भर की, उसके अंतर्गत ये तय किया गया है कि इस तरह से शिवराज सिंह चौहान आज उनकी व्यस्तताएं रहेगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनमें ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ आंकड़ा ये भी बढ़ रहा है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, मृत्यु लगातार हो रही है। 120 के आसपास मौत अब तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो थोड़े से दुखद चीज़ें और दुखद आंकड़े ज़रूर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये राज्य शासन का दावा है कि आने वाले समय में, आने वाले 15 से 20 दिनों में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी मध्य प्रदेश की। जी बिल्कुल, जिस तरह से उम्मीद भी लगातार यही जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की स्थिति लगातार अच्छी होती चली जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें 11 बजे जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कोरोना कहीं ना कहीं मेन मुद्दा होगा, उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। क्या क्या कुछ अहम मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, कोरोना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश भर का, वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और चिंता का विषय भी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी एक कार्डर बेस पार्टी है और बीजेपी एक तमाम अपने संगठन को भी उसी तरह इन्वॉल्व करती है जिस तरह से सरकार इन्वॉल्व रहती किसी भी इस तरह की चीज़ों में। तो शिवराज सिंह चौहान जो बैठक आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं को संभवतः निर्देश दिए जा सकते हैं कि
जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिनको अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। साथ ही साथ अन्य और दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं कि आगामी समय में किस तरह से, चूंकि चुनाव भी होने हैं आगामी समय में, और चुनाव के साथ साथ नगरीय निकाय के चुनाव है, 25 जिलों में 25 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने, तो इसको लेकर भी एक आंशिक रूप से चर्चा हो सकती है इसके अंदर, ये भी माना जा सकता है। तो ऐसी तमाम चर्चाएं, और अभी हमने देखा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल मध्य प्रदेश की इकाई ने मास्क विद सेल्फी का एक शुरू किया प्रोग्राम, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर के तमाम बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री हों, जिलाध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों ने भी सेल्फी मास्क के साथ लगा के उन्होंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रेषित की है। तो इस तरह की मुहिम भी शुरू कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए शरद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2387 पहुंच गई। इसमें इंदौर के 1372 लोग संक्रमित हो गए हैं। साथ ही 63 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में शहर के 2 डॉक्टर और जूनी थाना के प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी भी शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल के 458 और उज्जैन के 123 पॉजिटिव केस शामिल हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा भी 120 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। तो 2387 यानी कि लगभग 2400 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। शरद हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। शरद, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 2387 यानी कि लगभग 2400 तक पहुंच गया है। पहुंच चुका है और आने वाले समय में आंकड़ा और बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 1 से 2 जंप और यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिल सकते हैं। इस तरह का स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक वक्तव्य के दौरान उन्होंने बात कही है कि 1-2 जंप और इंदौर में मिलेंगे और भोपाल में मिलेंगे। उसके बाद फिर ये गिरावट मई के प्रथम सप्ताह से देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो ठीक होने का सिलसिला है वो आने वाले 2 से 3 सप्ताहों तक आने में चलेगा, यानी कि मई तक, अंत तक स्थिति बहुत हद तक सामान्य हो जाएगी। इस तरह का वक्तव्य से लगता है। दूसरी चीज, जो आंकड़े हैं वो बढ़ने वालों के भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े जरूर इस बात को कह रहे हैं कि अभी मरने वालों की संख्या 111 के आसपास हुई, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है। ये आंकड़ा अब तकरीबन 120 के आसपास हो चुका है, और भोपाल में 480 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी और भी इस तरह के लगातार जो सैंपल्स दिए गए हैं उनसे और भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एक चीज ये भी है चिंता का विषय कि तकरीबन 100 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी, तकरीबन 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी, इसके अलावा डॉक्टर्स और जो अन्य कर्मी हैं जो उस कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनमें भी इस तरह के पॉजिटिव साइन पाए गए हैं। तो एक चिंता का विषय जरूर बनता है। इंदौर की बात कर लें तो इंदौर से एक थाना प्रभारी, जूनी इंदौर पश्चिमी क्षेत्र का एक क्षेत्र माना जाता है जिसे जूनी इंदौर कहा जाता है। जूनी इंदौर थाना के थाना प्रभारी है देवेंद्र, उनकी मौत हुई कोरोना से। हालांकि सरकार ने जो वादा किया था कि 50 लाख रुपए का प्रीमियम जो उनका बीमा किया गया था, उसके तहत उनकी राशि उनकी पत्नी को पहुंचा दी गई है चेक के माध्यम से, और उनकी पत्नी को उनकी जगह पर नियुक्ति देने की, यानी कि सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति देने की बात यहाँ पर कही गई है। दूसरी तरफ उज्जैन के नीलगंगा थाना के थाना प्रभारी की मौत हुई है, तो उनको भी इस तरह की, उनकी बेटी को अब प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। उनकी बेटी को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनकी जगह पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो सरकार भी अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। चिंता का विषय जरूर है कि लगातार कोरोना के मरीज हो रहे हैं और इस तरह की दुखद घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल माना जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है कम देखने को मिलेगा। हालांकि इस बीच एक बात ये सामने आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बात कही है कि जो प्लाज्मा थेरेपी अभी फिलहाल टेम्परेरी अभी उसके केवल शोध उस पर हो रहा है, तो उसको ये ना समझा जाए कि उससे बिल्कुल मरीज ठीक हो रहे हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गैरकानूनी भी माना जा सकता है। तो ये भी एक चीज यहाँ पर सामने आई है। तो इन सब चीज को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य हो, लगातार काम कर रहे हैं और इस महामारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी राज्यों में, बिहार की बात करें तो उसमें भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले। तो ये सभी चीजों को देखेंगे तो स्थिति अभी राजनीतिक रूप से और इस जो दृष्टि वर्तमान की कोरोना के संक्रमण की, इसको ठीक करने की कोशिश में सरकारें तमाम काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
वहीं छतरपुर में एक्सीलेंस स्कूल में शिक्षकों ने प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंस के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। शिक्षकों का आरोप है कि बाकी जिलों में बोर्ड के पेपर चेक घरों में हो रहे हैं, लेकिन छतरपुर में शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। अब शिक्षकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने घरों में ही बोर्ड पेपर चेक करने को कहा है। की मांग है 22 तारीख से, जब से यहाँ से मूल्यांकन शुरू हुआ, सभी ब्लॉकों से निवेदन कर रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं कि होम वैल्यूएशन कराया जाए, क्योंकि ना तो कोई वाहन चलते हैं इसलिए, और सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे नहीं हो पा रही है। आप रूम में जाके देख सकते हैं कितनी भगदड़ सी मस्ती कॉपी लेने में, एक दूसरे के पास में धक्का मुक्की होती है। तो अगर किसी को कोरोना हो गया तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन होगा? पूरा छतरपुर जिला तबाह हो जाएगा इससे। कोई मांग मेरे पास नहीं आई है। हमारा 22 तारीख से वैल्यूएशन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। हमारी कॉपियाँ सही ढंग से जुड़ रही हैं, टीचर सभी आ रहे हैं। जिनको परेशानी थी दूर के थे, हमने पहले से उनको छोड़ दिया था। जो शहर में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, वो काम कर। और वहीं बेगमगंज क्षेत्र में वैश्विक महामारी में 24 घंटे अपनी सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों का बीएमओ विजय लक्ष्मी नागवंशी के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर बेगमगंज थाने भेजकर पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी समेत 30 पुलिस कर्मचारियों का परीक्षण किया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। किसी को कोई संक्रमण नहीं है और वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। और वही थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया था और सभी स्वस्थ हैं। भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र है। राज्य सरकार कोरोना से मुकाबला करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे सरकार पर सियासी संकट गहराता जा रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे का बतौर सीएम 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने में अब महज 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में वो किसी सदन के सदस्य बने, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे का नाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास बतौर एमएलसी मनोनीत करने के लिए भेजा है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं किया है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम करीब 6 बजे महाविकास अघाड़ी के नेता राज्यपाल से मिलकर उन्हें उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करने के लिए गुजारिश करेंगे। हालांकि 5 बजे सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल के साथ मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ समारोह में उपस्थित रहेंगे, जो राजभवन में हो रहा है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। राज्यपाल की चुप्पी ने ये चिंता बढ़ाई है। तो राज्यपाल की चुप्पी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है। इसी ने एमएलसी चुनाव कराने की हो सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव सिफारिश हो सकती है। और हमारे एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वासिन जी, जिस तरह से देखा जाए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल के पास गए थे, अब चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी है उनकी। तो क्या 6 महीने में अगर सीएम किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है
तो किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही उनके पास क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है? देखिए अनन्या, संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक जी। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है तो 6 महीना से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकता। जी। संवैधानिक व्यवस्था है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जी। अब मौजूदा कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र में एक अलग स्थिति पैदा हो गई है और इस संवैधानिक स्थिति को देखते हुए शिवसेना की कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे को पहले अपर हाउस में नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन वह चुनाव स्थगित हो गया। फिर शिवसेना चाहती थी कि राज्यपाल को अधिकार है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सरकार के एडवाइस पर वो किसी भी व्यक्ति को राज्य विधान परिषद के लिए नामित कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए शिवसेना चाहती थी कि राज्यपाल उनके रिकमेंडेशन को मानते हुए उद्धव ठाकरे जी को नॉमिनेट कर दें। लेकिन राज्यपाल के चूंकि केंद्र के लिए जवाबदेह होते हैं और हम सबको पता है कि इस समय महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में 36 का रिश्ता है और बीजेपी को दरकिनार करके शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और केंद्र के नुमाइंदा के रूप में जो वहाँ के राज्यपाल हैं वे क्यों शिवसेना के उस एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसलिए राज्यपाल की तरफ से अभी चुप्पी साधी गई है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिवसेना और अगाड़ी संगठन भले ही राज्यपाल से लेके और निर्वाचन आयोग तक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक दूसरा विकल्प भी है संविधान में, और संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं चुन लिया जाता या नामित नहीं हो पाता है तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देगा और फिर विधानमंडल दल की दोबारा बैठक होगी और विधानमंडल दल अगर दोबारा उसी व्यक्ति को अपना नेता चुन लेता है तो राज्यपाल के सामने बाध्यता होगी फिर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाने की और वह दोबारा मुख्यमंत्री बन के 6 महीना तक सरकार चला सकता है। तो इसलिए दौड़ भाग जरूर दिखाई दे रही है और पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूर कोशिश हो रही है और बीजेपी आखिर समय तक कोशिश कर रही है कि शिवसेना को और वहाँ का जो गठबंधन है उसको टेंटर हुक पर रखे या दबाव में रखे, लेकिन गठबंधन के पास एक ही विकल्प है जो संविधान में ही दिया हुआ है और वो अपने उस विकल्प का इस्तेमाल करके गठबंधन अगर चाहेगा तो फिर से उद्धव ठाकरे को अपना विधानमंडल दल का नेता चुन लेगा और उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। तो इसलिए गठबंधन के लिए अभी कोई तात्कालिक तौर पर न तो संकट दिखाई दे रहा है न उद्धव ठाकरे के सामने संकट दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी और गठबंधन दोनों एक दूसरे पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं और बाकी जो इश्यूज हैं महाराष्ट्र में इस समय उससे ध्यान हटाने के लिए जनता का इधर उलझाने की कोशिश हो रही है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी से एमएलसी चुनाव कराने की हो सकती है सिफारिश, लेकिन इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है उद्धव ठाकरे के पास। मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी कर दुकानों को खोलने की अनुमति, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी शासन के आदेश के आधार पर प्रेस नोट जारी कर गली मोहल्लों में स्थित कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन इसका पता चलते ही लोगों की भारी भीड़ शहरी और कस्बाई बाजार में उमड़ पड़ी है। ये तस्वीरें भिंड जिले की हैं, जहां मुख्य सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग सब्जी लेने पहुंच गए हैं। ना ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और ना ही दुकानदार इसका पालन करवा सके हैं। शासन के निर्देश के अनुरूप ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जैसे पूर्व में जो हमारी अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो दुकानें खुली रहेंगी, उसके सिवाय केवल ग्रामीण क्षेत्र में
जहाँ बाजार नहीं है और इक्का दुक्का दुकानें हैं वो दुकानें खोलने के लिए, और जो आवासीय परिसर हैं उनमें जहाँ इक्का दुक्का दुकानें हैं वो दुकानें खोलने के लिए निर्देश डिटेल में प्रेस नोट के माध्यम से जारी किए गए थे। कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि उसको गलत इंटरप्रेट करके लोगों ने बाज़ार में दुकान खोलने का प्रयास किया है, जिसको अभी हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के माध्यम से उनको पूर्ववत बंद कराने के लिए निर्देशित कर दिया है। देवास में कोरोना से जंग लड़ रहा मासूम 20 दिनों से कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि कल तक दूसरी रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आने के बाद 3 साल के बच्चे और उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी दे दी है। इस दौरान जिला अस्पताल के स्टाफ ने कोरोना से ठीक होने पर बच्चे और उसकी मां का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। एक बच्चा मुमताज नबी था, वो 9 तारीख को रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया था। आज उसकी तीसरे सैंपल में, इसके पहले भी एक सैंपल नेगेटिव आया था, आज जो है दूसरा सैंपल भी आज नेगेटिव आया, और उसकी मदर का सैंपल भी 2 बार लगातार नेगेटिव आया। तो आज दोनों की हमने छुट्टी की है और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। और ये जो फैमिली थी इमरान की, जो इकबाल की जो फैमिली थी हाटपिपलिया में, उससे रिलेटेड था, तो उसमें फैमिली में 7 लोगों को पॉजिटिव था। तो उसके फैमिली से रिलेटेड था, इसकी थोड़ी चिंता की बात थी, लेकिन आज सभी लोग उस फैमिली के जो है 3-4 लोग स्वस्थ होकर के वापस जा चुके हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक मरीज झारखंड का निवासी है, जिसे सूरजपुर में होम क्वारंटाइन पर रखा गया था, जिसकी रिपोर्ट मेकाहारा में जांच के लिए भेजी गई थी, जहां पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेकाहारा प्रबंधन ने इसकी पुष्टि की है। अब छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। गरियाबंद में वैसे तो लॉकडाउन के चलते शादियां पूरी तरह बंद हैं, मगर अक्षय तृतीया को हुई एक शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां 70 साल के फरसराम नेताम और 65 साल की तिलकाबाई ने शादी की है। इस शादी की सबसे खास बात यह है कि दोनों 45 साल से पति पत्नी हैं और दोनों के बच्चे भी हैं, और अब तो नाती पोते भी हो गए हैं। उसके बावजूद भी समाज के कहने पर दोनों को शादी करनी पड़ी। समाज और परिवार की सहमति से ये शादी कराई गई। दरअसल दोनों ने 54 साल पहले सामाजिक रीति रिवाज से शादी नहीं की थी। समाज के लोग चाहते थे कि वो सामाजिक रीति रिवाज से शादी करें, इसीलिए दोनों ने एक बार फिर सामाजिक रीति रिवाज से शादी की है। शादी में परिवार के अलावा समाज के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। और चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। जाहिर सी बात है, कोरोना से जिस तरह से पूरा देश लड़ रहा है, कोरोना को लेकर भी यहाँ पर बैठक की जा रही है। तो टीम 11 से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम 11 के साथ बैठक की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और टीम 11 के तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।